हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ब्याज को या तो लकड़ी पाड़ सकती है या बकरी पाड़ सकती है जी। लकड़ी की जगह तो अब प्लास्टिक ने ले लिया। बकरी में कभी कोई नुकसान नहीं होता। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं सैजल फार्म रेवाड़ी हरियाणा में, जिसे सरकारी स्कूल के अध्यापक काशीराम यादव जी चलाते हैं। इन्होंने पिछले 3 साल से बकरी पालन किया हुआ है और अपने फार्म को बहुत अच्छी तरह डेवलप किया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं आपको काशीराम यादव जी से और देखते हैं इनका फार्म। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा गांव नाम काशीराम है, गांव बाड़ियर खुर्द है, तहसील ज़िला रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाई स्कूल में हेडमास्टर हूं। मैंने ये फार्म ये सोच के किया कि हमारे यहाँ के लोगों की एक शिकायत रहती है कि लैंड होल्डिंग कम हो गई। ये मैंने सिर्फ 1 एकड़ में किया है और 1 एकड़ में मैंने ये एक मॉडल पेश किया है कि भाई 1 एकड़ में भी हम कई चीज़ें कर सकते हैं और कमा सकते हैं। सबसे पहले हमने ये बकरियों का शुरू किया था। मैंने 10 बकरी और 1 बकरे से शुरू किया था। लगभग 3 साल हो गए और अब यहीं से सेल हो जाती है। अब मेरे पास 50 से ये जानवर हैं बकरियों के, लेकिन सेल यहीं से हो जाती है। मुझे समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा पाया। 3 साल के लगभग मुझे हो चुके हैं पूरा। तो कुछ समय तो मुझे इनको कंस्ट्रक्शन में लग गया 6 महीने। तो आप इनको बस 2.5-3 साल ही मान लूँ जो मैंने खरीदी थी। आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास बर्बरी हैं, अफ्रीकन गोट हैं, बोर गोट जिसको कहते हैं जी। तो वो मैंने कर्नाटक से मंगाई थी, तो उनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ और बाकी बर्बरी है मेरे पास ज़्यादा जी। अच्छा, फीड में क्या देते हैं आप इनको, अपनी बकरियों को? ये बर्बरी तो सब कुछ खाती है जी। इवन सरसों का जो सरसों निकालने के बाद जो भूसा बचता है वो मैंने 2.5 एकड़ का गिराया था, वो भी खा लेती है जी। और मैं इनको कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं, अब मैं मूंगफली का नार हो, ग्वार का हो, कोई भी चारा हो, ये बर्बरी की ये इनकी एक करैक्टरिस्टिक्स है कि इनको कोई भी चारा डाल दो ये अपना पेट भर लेती है। चाहे कड़बी हो, ज्वार हो, बरसम हो, हरा हो, घास हो, ये सब से अपना पेट भर लेती है। मैं दाना वाना भी बहुत ही कम, जो ब्याती हैं या ब्याने वाली हैं उनको ही डालता हूँ, बाकी मैं दाना वाना भी नहीं डालता हूँ। आपके पास बोर भी है, थोड़ा बोर के बारे में बताइए। बोर ये मैंने इसके बारे में पढ़ा था, कर्नाटक से मंगाया मैंने एक जोड़ा, तो वो ब्याने के बाद उसने एक बच्चा दिया जी। इनका वेट काफ़ी हो जाता है। हमारी जो बकरियां हैं उनका वेट कम होता है, ये इनका वेट 1 क्विंटल तक हो जाता है जी, लगभग 1.5 साल में, 1.25 साल में। तो अब मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये मेरी शुरुआत है और फिलहाल तो मेरे पास 3 ही हैं। आपका जो ये शेड बना हुआ है बकरी वाला, साइज क्या है इसका और इसकी कंस्ट्रक्शन में खर्चा क्या है? ये लगभग 20 बाई 80 का है जी। 20 चौड़ा है, 80 फुट लंबा है। इसके मैंने 4 पार्ट्स कर रखे हैं। इसमें उस वक्त मेरा 3.5 लाख के करीब खर्चा आया था जी, जब मैंने बनाया 3 साल 2.5-3 साल पहले। तो इसमें 3-3.5 लाख के करीब मेरा खर्चा आया था जी। अब लोहा थोड़ा महंगा है, तो अगर अब कोई भाई बनाता है तो मेरे हिसाब से 4-1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैं देख रहा हूँ आपने वुडन फ्लोरिंग की हुई है इसमें, थोड़ा इस बारे में बताइए। वुडन फ्लोरिंग में एक तो मैंने जो लकड़ियाँ लगाई उनमें गैप छोड़ा हुआ है, उससे इनका वेस्ट नीचे निकल जाता है, सफाई की दिक्कत नहीं आती। दूसरे गर्मियों में वो गर्म नहीं होता वुड, सर्दियों में ठंडा नहीं होता, तो इनको ये आराम रहता है। दूसरा, बकरियों में जो बीमारी आती है वो सिर्फ गीलेपन के कारण आती है जी, और ये वुडन फ्लोरिंग के कारण वो सूखा रहता है, इसलिए बीमारी आज तक कोई बीमारी नहीं आई है इनको। मैं इनमें कीड़े की दवाई तो देता हूँ हर 3 महीने बाद जी। बाकी मुझे आज तक इनमें कोई बीमारी की समस्या नहीं आई। लेबर भी कम लगती है, सफाई की दिक्कत नहीं होती, वेस्ट नीचे चला जाता, उसको 15-20 दिन में 1 दिन बाहर निकाल के डाल देते हैं। ऊपर झाड़ू लेके कोई रुक जाता है वेस्ट का, तो उसको हिलाने से वो नीचे चला जाता है, तो सफाई में दिक्कत नहीं रहती, साफ़ रहता है। गुरुजी, आपको 3 साल हो गए इस फार्म को चलाते हुए, बकरी पालन को। कोई मोटिलिटी, कोई उतार चढ़ाव? नहीं, कोई मोटिलिटी नहीं है मेरे यहाँ। और
ना ही मुझे इसकी मार्केटिंग में दिक्कत आई, मेरी यहीं से बिक जाती। जी। बकरी पालन के अलावा मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारी दूसरी चीज़ें की हुई हैं, पक्षी भी रखे हुए हैं आपने। मैंने मुर्गे रखे हुए हैं, कड़कनाथ हैं, देसी भी हैं, और मैं इनको कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता हूँ इनके फूड में, ना मुर्गों के में ना किसी जानवर के में। तो मेरे यहीं से अंडे सेल हो जाते हैं और यहीं से जितने भी ज़्यादा होते हैं तो वो यहीं से सेल हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही इनमें कोई बीमारी आई है, ना मैं इनको कोई दवाई देता हूँ। आपने कौन कौन से पशु और पक्षी रखे हुए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। मेरे पास खरगोश भी हैं, देसी गायें हैं मेरे पास, मैंने बायोफ्लो किया हुआ है, मच्छियाँ हैं। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत आई, मैंने 4 टैंक बनाए थे तो हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं जी, तो उन्होंने जो प्लास्टिक था वो काट दिया। अच्छा। जिसकी वजह से अब एक ही टैंक में है सिंगी जी। बाकी अगर मैं बनाऊंगा तो ये सीमेंटेड बनाऊंगा, क्योंकि प्लास्टिक जो अंदर हम डालते हैं वो 10,000 के करीब आता है, और एक बार काट गया तो चूहा ने काट दिया तो वो बेकार हो जाता है। जी। बाकी ये बायोफ्लोक भी ठीक है अगर कोई करता है तो। अब मेरी सिंगी जैसे डाली थी तो इनमें वज़न 50-60 ग्राम के करीब है, मैक्सिमम 100 ग्राम की होती हैं, और एक टैंक में ही लगभग 1.5 लाख के करीब का माल है। मैं देख रहा हूँ आपने अपने फार्म को बड़ा पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए हुए हैं। मैंने हर फलों के 2-2, 4-4 पेड़ लगाए हैं। एक तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेड़ हैं जो लुप्त होने की तरफ है, जैसे पेल का है, जाल का जिसको बोलते हैं, और तो मैंने इस तरह के पेड़, ताकि हमारे जो बच्चे आए तो उनको ये तो पता रहे कि भाई ये पेड़ किस तरह का है। जी हाँ, मैंने बचपन में नाम सुना था ढाक के 3 पात, लेकिन मैंने वो ढाक का पेड़ नहीं देखा था जी। फिर मैंने कोशिश करके वो पेड़ लगाया। अब जैसे बच्चे आते हैं तो या जो भी मिलने आता है तो वो देखता है तो वो पूछता है किसका है, तो कम से कम इस तरह के पेड़ जो पहले होते थे अब नहीं हो रहे हैं, तो उन पेड़ों के बारे में हमारी जानकारी तो बनी रहे जी। इसलिए मैंने अलग अलग तरह के हर वैरायटी के पेड़ लगाए हैं। मैंने मशरूम का एसी प्लांट भी बनाया है, ये बन के तैयार हो गया, और मैं अगले महीने इसमें खाद डाल के शुरू कर रहा हूँ जी। इसमें मेरे 22 टन के एसी लगे हैं, और ये 12 महीना इसमें मशरूम उगाई जा सकेगी। आप 3 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, आपको ये काम कैसा लगा? मुझे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ब्याज को या तो लकड़ी पाड़ सकती है या बकरी पाड़ सकती है जी। लकड़ी की जगह तो अब प्लास्टिक ने ले लिया, बकरी में कभी कोई नुकसान नहीं होता जी। ये मैंने देख भी लिया, और पहले एक पुरानी कहावत भी थी, बकरी में कोई नुकसान नहीं होता। ये साल में 2 बार ब्याती हैं, और 2 या 3 या जो पहल ब्याती है वो 1 बच्चा भी देती है। इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ है जी, इनकी बढ़त बहुत ज़्यादा है, इसलिए बकरी में नुकसान नहीं है। दूसरा, अगर हम गिल्ले से बचा लेते हैं, सूखे में रखे तो इनमें कभी कोई रोग नहीं आएगा। मुझे 3 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। गुरुजी, हाँ, आजकल वीडियो देख देख के बहुत सारे युवा बेरोजगार हुआ, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी छोड़ के वो या चाह रहे हैं कि हम भी इस काम को करें, थोड़ा उनको एक गाइडलाइन दीजिए कि क्या करें वो। पहले तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वो छोटे रूप से शुरू करें, क्योंकि जब हम छोटे रूप से करेंगे तो उनको खुद देखभाल करेंगे तो हमें उनके कई चीज़ों का पता लगेगा, उनके रख रखाव कैसा किया जाए, क्या दिक्कतें आती हैं। दूसरा, मैं सलाह दूंगा कि ये एक सबसे बढ़िया बिज़नेस तो ये किसानों के लिए हैं, जो जिनके पास थोड़ी खेती है वो साइड में इसको रख के करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। लार्ज स्केल पे अगर करें तो थोड़ा सा इसके बारे में, एक तो उनको गीला नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये नोट किया है, और भी 1-2 साथियों ने, मेरे मिलने वालों ने फार्म किए, तो उनके जब बीमारी आई तो हम वहाँ गए, हमने देखा तो वो गिले के कारण आई। तो इनमें एक तो सबसे ज़रूरी ये मैंने देखा है कि बकरियों में सूखा रहना ज़रूरी है, अगर गिले में रहेंगी तो इनमें बीमारी आती है। तो जो भी भाई करता है उसको मेरी एक तो सलाह ये है कि वो छोटे रूप में शुरू करें, 1 साल तक थोड़ा सा छोटा रखे, फिर 1 साल में उसको बहुत कुछ इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। और इनमें बहुत ज़्यादा खर्चे के नहीं हैं ये। अगर हमारे पास 1-2 थोड़ी बहुत 1-2 घंटे कहीं घुमाने की जगह है, मेरे पास तो है नहीं यहाँ, क्योंकि सारा कल्टीवेटेड लैंड है अड़ोस पड़ोस में भी। अगर 1-2 घंटे घुमाने की हैं जब, तो कोई भी नस्ल रखी जा सकती है, और इसमें बहुत भारी प्रॉफिट है। बाकी और जो भी धंधे हैं उनसे सबसे ज़्यादा मुझे इसमें प्रॉफिटेबल लगता है।
तो कोई भी भाई अगर नया करता है तो मेरी एक तो सलाह ये है कि वो थोड़े रूप से शुरू करे, संख्या शुरू में कम लेके चले। दूसरा, इनके रखरखाव में विशेष ध्यान रखें कि ये गिल्ला ना रहे जहाँ भी रखें। लोग कर लेते हैं लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताइए। एक्चुअली एक तो नॉन वेज का चलन बहुत चल रहा है। मुझे मार्केटिंग की दिक्कत ऐसे नहीं है, इसलिए नहीं आई कि एक तो जो पालने वाले हैं वो भी ले जाते हैं मेरे से, जो ब्रीडिंग के लिए या पालने के लिए। बाकी वैसे भी अगर मेल है तो जो ये मीट का काम करते हैं, खोखे वाले हैं, इनको 2-4 को पता लग जाता है तो ये खुद ही आके ले जाते हैं। मुझे मार्केटिंग में, मैं समझता हूँ बकरियों में मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी एक सवाल और, जो लोग नया करने जा रहे हैं आप उनकी किस प्रकार हेल्प करेंगे और वो आपसे कब संपर्क करें? देखिए, अब मैं संडे को खाली रहता हूँ क्योंकि बाकी दिन मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। तो अगर कोई भाई बाकी दिन आता है तो उन बच्चों को समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। बाकी आप संडे को कभी भी मोस्ट वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। सभी का स्वागत है संडे के दिन। बाकी दिन मुझे थोड़ा सा असुविधा होती है, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई संडे को ही मुझसे कांटेक्ट करें। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। देखना आना चाहे तो संडे को आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में गुरुजी जिन्होंने आपको अपने गोट फार्मिंग मॉडल और अपने फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। थैंक यू।